तो आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कई अहम मुद्दे हैं डॉक्टर साहब जिनको समझना है और शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया हमें। थैंक यू डॉक्टर साहब। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपकी अंतरिक्ष में भी पकड़ बहुत मजबूत है। उसके बारे में भी मैं बहुत कुछ आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन शुरुआत मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी से करूँगा। हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं। फरवरी के अंत तक शायद वहाँ पे इलेक्शन हो जाएं। किस प्रकार से हम पाकिस्तान की राजनीति के जो घटनाक्रम हैं उसे हम देखें, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साइफर केस में इमरान खान को भी जमानत मिल गई। तो क्या लगता है आपको कि जो पब्लिक जिसे चुनेगी प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री बनेगा, या फिर हमेशा की तरह जो होता है कि अल्लाह, अमेरिका और आर्मी ही पाकिस्तान के भाग्य का फैसला करेगी? डॉक्टर साहब, पहले तो अल्लाह, आर्मी और पाकिस्तान की जोड़बंदी जी थी, अमेरिका की भी थी। अब उसमें एक और फैक्टर जुड़ गया है, वो है अपना चीन। जी और हकीकत में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत ये है कि आज तो क्या, अगले 10 साल तक वो इससे उबर कर नहीं आ सकता, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ प्रजातंत्र, जो असली प्रजातंत्र होता है, कभी फल फूल सका ही नहीं है। जी थोड़ा बहुत भी वहाँ अगर राजनीतिक सकारात्मक कुछ वहाँ पर होता है जी तो खट से आर्मी का दखलंदाजी हो जाती है, वहाँ तानाशाही हो जाती है। और आर्मी ने जो नया रुख अपनाया है वो ये है कि प्रजातंत्र का जामा पहनकर वो अपनी तानाशाही चलाती है, और यही एक कारण है। बेनज़ीर भुट्टो की हत्या और आपके भुट्टो साहब की जो है फांसी, जी ये सब चीज़ें उसका उदाहरण है। दुनिया में ऐसे कहीं उदाहरण नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? और इसके लिए उन्होंने जो प्रारंभ से ही किया था, सबसे बड़ी गलती जिसको कहा जाता है कि एक ज़माना था जब 1947-48 में जो शरणार्थी आए थे और वो अपने दिल्ली के आसपास बसे थे, तो महात्मा गांधी उनके लिए तैयार हो गए थे। 500 परिवारों को लेकर जाकर लाहौर जाने वाले थे। तभी लोगों को समझ में आया, अगर जिन्ना साहब ने भी सहमति दे दी थी, जी अगर वो वहाँ जाकर बस जाते तो जो कॉन्सेप्ट था बाइफर्केशन का, बिल्कुल। विदेशी सल्तनतों का या यूँ कहिए अंग्रेज़ों का, वो ड्रॉप आउट हो जाता। खान बहादुर का जो किस्सा है, दुनिया को पता है, पक्के हिंदुस्तानी थे। जी उनके जज्बे में कहीं भी जो एक धार्मिक अंधता वो नहीं थी। और हम तो जब बचपन से ही जानते थे, सबने वो कहानी पढ़ी है, स्कूल में पढ़ाया जाता था, बिल्कुल काबली सर। वाला काबली वाला। अब वो काबली वाला गायब हो गया, उसकी जगह अब वो बंदूक वाला हो गया, गोली वाला हो गया, बम वाला हो गया। और इन सब के कारण जो शरीयत के नाम पर, जी और शरीयत को असली ढंग से किसी ने समझा ही नहीं। मैं उसका इसलिए दादी के साथ कह सकता हूँ कि एक समय था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद में आपके एक वहाँ इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जी उसमें मुझे जाने का मौका मिला था। मैंने वहाँ इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस में एक साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ इस्लामिक कैलेंडर दिया था। ओके डॉक्टर। और उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि 14वीं हिजरी के बाद लोगों को ये अंदेशा था कि वहाँ पर क़यामत आ जाएगी, मुर्दे जी उठेंगे। और वो जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट को मैंने कुरान शरीफ की आयतों के आधार पर ही ये सिद्ध करके बताया था जी कि, और 3000 साल अगला ये जो हिजरी कैलेंडर है उसका एक्सटेंशन मैंने पेश कर दिया था। और मुझे जो रेफ़र किया करते हैं, देखिए, 2-3 घटनाक्रम घटे हैं डॉक्टर साहब, जो मुझे लगता है कि उस पे बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से नवाज शरीफ जब से लंदन से आए हैं, भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जनरल मुनीर हाल ही में अमेरिका के दौरे पर थे और वहाँ से जो खबरें निकल पाई, वहाँ पे उनको यही कहा गया कि अगर आपको मदद चाहिए, अगर आपको एक स्टेबल कंट्री चाहिए, तो आपको भारत के साथ अच्छे संबंध करने होंगे, आपको व्यापार करना होगा, आतंक पे लगाम लगानी होगी। यानी कि आर्मी को संदेश अमेरिका की तरफ से मिल चुका है और यहाँ पे नवाज शरीफ भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधर सकते हैं, अगर आर्मी
और उनकी राजनीति एक ट्रैक पे आ जाए? वो जब तक कि वहाँ अच्छी तरह से चुनाव नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे और कट्टरपंथियों का वहाँ दबाव ख़त्म नहीं होगा, तब तक मैं नहीं समझता कि भारत और पाकिस्तान के कभी संबंध अच्छे हो सकते हैं। अभी मुनीर साहब को वहाँ जो बुलाया गया था, संभवतः पहले भी मैंने इस पर कभी आपसे चर्चा की होगी। जी। वो बुलाने का मकसद जो है कोई विजिट का नहीं था, जैसा कि राजनीतिकों के या राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है। वो इसलिए था कि जो याहिया महोदय हमास के जो चले आए थे पाकिस्तान, वो क्यों आए थे, किस लिए आए थे, किसने बुलाया था उनको, वहाँ आकर वो किससे मिले थे, वहाँ आकर जो मिले थे, ये पूरे कूटनीतिक क्षेत्रों में खबर है कि वो आपके जो डी लिंक वाले थे ओके। उनसे मिले थे। और यही एक कारण था कि जो FBI को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने सीधा उनको बुलाया और पेंटागन में उनकी पहली पेशी हुई। प्रेस में भी इस बात का पर्याप्त प्रमाण है। पाकिस्तान के मुद्दे को हमने समझ लिया, लेकिन एक और पड़ोसी देश जो नासूर बना हुआ है उसके बारे में भी मुझे लगता है कि बातचीत होनी चाहिए। भारत और चीन के संबंध आज़ादी के बाद से ही गड़बड़ रहे हैं, लेकिन 2020 जब से गलवान हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि तनाव चरम पे है। अभी भी मिरर फेस डिप्लॉयमेंट वहाँ पर बनी हुई है। हम कैसे देखें दोनों देशों के संबंधों को, क्योंकि अटल जी का वो वाकया कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं, दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। हम चीन को नहीं बदल सकते हैं, ना चीन हमें बदल सकता है। लेकिन क्या कारण है कि दोनों देश एक ट्रैक पे चलने को तैयार नहीं हैं, जबकि पूरा यूरोप तमाम मतभेदों को होते हुए भी वो एक ट्रैक पे चलता है? राजेश जी, आपने बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया है, नासूर। और दरअसल चीन जो है अपने आप को सूर समझता है, पर है नहीं, वो नासूर है, सूर नहीं हो सकता जी। और उसका उदाहरण है फिलीपींस पर, ताइवान पर। जी। इतनी धौंस दपट दे रहा है वो इतने दिन से, लेकिन वो प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए ना कभी तैयार था। चांगकाई शेक के ज़माने से लेकर आज तक कभी भी वहाँ पर आपको इस तरह का कभी देखने को नहीं मिला कि वास्तविक प्रजातंत्र क्या होता है और जनता की आवाज़ क्या होती है। यही एक कारण है कि ये तो एक हमारा दुर्भाग्य समझिए कि हमने 1923 का जो शिमला समझौता हुआ था जी। जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत और चीन एक साथ थे, उन्होंने सहमति जाहिर की थी और चीन की ये जिम्मेदारी दी थी कि तिब्बत की अस्मिता को वो बनाए रखेगा, धार्मिक अस्मिता को, और वो केंद्र पार्ट का हिस्सा तिब्बत की रक्षा करेगा और दक्षिण के हिस्से का हम पूरा का पूरा भारत ब्रिटिश एरिया की जिम्मेदारी थी। लेकिन उस समय के हमारे राजनेताओं ने, जो कि फौजी ताकत का महत्व नहीं समझते होंगे शायद, बिल्कुल ऐसा मेरा विचार है, उन्होंने जो है ये कहा ये तो वीरान इलाका है, इसमें की कोई उपज नहीं होती है। तो जो ब्रिटिश इंडिया की चौकियाँ थी उनको उन्होंने हटा लिया और यही एक कारण था कि उन्होंने अतिक्रमण करके उस पर कब्जा किया। लेकिन आज की स्थिति जो स्थिति है वो ये है कि चीन ने ना कभी कोई बड़ा युद्ध लड़ा है, ना लड़ सकता है और आज के माहौल में तो नहीं लड़ सकता। वो सिर्फ जिस तरह की गली कुंजी के कुछ गुंडे लोग जो आकर अवैध कब्जा करते हैं ऐसे करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत से 2023 का भारत और 1962 के भारत में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। आज मुझे फ़ख्र है हमारे फ़ौज पर, हमारे फ़ौजी जवानों पर, तो वो किसी भी कीमत पर चाहे कुछ हो जाए चीन की हिमाकत को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। मैं एक चीज़ और इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर समझना अगर आपसे चाहूँ तो जिस प्रकार से हमने चीन को देखा, चीन और रूस की दोस्ती को हम देख रहे हैं, ईरान वहाँ पे शामिल हो जाता है, वहाँ पर नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन शामिल हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लोकतांत्रिक देशों के सामने एक जो तमाम तानाशाह हैं उनका एक बड़ा चैलेंज होगा, चाहे आप उसमें पुतिन को ले लीजिए, जिनपिंग को ले लीजिए, चाहे फिर आप किम जोंग उनको ले लीजिए या रईसी को ईरान से ले लीजिए। क्या ये लोकतंत्र के सामने एक बड़ा चैलेंज है? आपने अखाड़ा देखा है ना, अखाड़े में पहलवान लोग क्या करते हैं, ताल ठोकते रहते जी। और WWF नाम का एक जो सीरियल आता है उसमें वो ऐसा लगता है जैसे ये तो मार डालेगा। बिल्कुल।
और सब समझते हैं अब तो मर गया, मर उसको उठा के पटक दिया, फेंक दिया, टांग पकड़ के चीर रहे हैं, सब कुछ होता है। तो ये एक तरह का राजनीतिक WWF है। हकीकत में एक देश दूसरे देश पर इतनी तरह से उलझा हुआ है और इतना आत्मनिर्भर स्वयं कोई भी नहीं है। आज जिस दिशा में भारत जा रहा है आत्मनिर्भर भारत में, जी। ऐसा दुनिया में एक भी देश नहीं है, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, या आपका ईरान हो। ईरान भी अभी तक इतनी गड़बड़ क्यों नहीं कर पा रहा है, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन वो आज भी दुबका हुआ पड़ा है। हाँ, चोरी छिपे कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है। जी। हिजबुल्ला हो चाहे हुचरो हो, उनको मदद करता रहेगा। तो ये वो ताल ठोकने जैसा ही है, करते रहेंगे, ऐसा होता रहेगा। और दुनिया में अंततः ये बात सुनिश्चित है, किसी भी समस्या का हल युद्ध से नहीं हो सकता है, चाहे वो भारत और पाकिस्तान की समस्या हो, या चीन की समस्या हो, या यूक्रेन और रूस की समस्या हो, या हमास और इजराइल की। जी। लेकिन इन सब के परिदृश्य में एक चीज़ छुपी हुई है कि मनुष्य का जो एक स्वभाव है धार्मिक अंधता का, जी। वो जब तक नहीं हटेगा, अमन चैन आना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल। लेकिन डॉक्टर साहब, चीन और रूस और भारत, एशिया के ऐसे देश अगर वो एक साथ हो जाएं तो कई बार लगता है कि पूरे यूरोप को टक्कर देंगे, लेकिन तीनों एक साथ एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे राजी नहीं होते हैं। चीन और रूस के रिश्तों को हम देखें तो हाल के दशक में बहुत मजबूत हुए हैं, बहुत गहरे हुए हैं। भारत के लिहाज से मैं कैसे देखूं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि रूस बहुत अच्छा दोस्त है, अगर कल भारत के खिलाफ कोई चीन या पाकिस्तान का एक्शन होगा तो रूस भारत का साथ देगा। लेकिन आज चीज़ें बदल चुकी हैं। क्या रूस पे हम उतना भरोसा कर सकते हैं जो भरोसा हम 1990 या कहें 1970-71 तक कर रहे थे? देखिए, रूस ने हमको जो मदद की, हमको सहयोग दिया, उसमें उसका भी स्वार्थ था। उसके हथियार बिक रहे थे, उसके एवज में हम कानपुर के जूते भेज रहे थे, उसके एवज में हम अनाज भेज रहे थे, और उसके एवज में हम अपना खून पसीना की जो कमाई है वो उसको दे रहे थे। कोई भी दुनिया में बगैर मतलब के एक दूसरे को मदद नहीं करता। ठीक है। और आज की स्थिति में है, अमेरिका का भी हमसे अटकी हुई है, रूस की भी अटकी हुई है, चीन की भी बहुत हद तक हम पर उसको निर्भर रहना पड़ रहा है। और यही एक कारण है कि आज जब तक हमारे बालकों के, युवकों के बाहुबल में राष्ट्रीय क्षमता, इस मिट्टी के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, उस दिन हमारे संकट आएंगे। लेकिन जब तक ये है, आज की तारीख में सबको समझ में आ गया, इसको मत छेड़ना, ये सच में पक्का शेर है। और यही एक कारण है राजेश जी कि इस समय हमको सिर्फ एक तरफ ध्यान देना चाहिए, विकास, विकास और विकास। और उसके लिए जो आवश्यक है वो ये है कि हमारे अपने देश में जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, जो राजनीतिक स्वार्थ के कारण कलुषित होती जा रही हैं, विषाक्त होती जा रही हैं, उनको जो है उन टॉक्सिन्स को दूर करना बहुत लाजमी है। वो जो एक मनोवैज्ञानिक टॉक्सिन आ गया है, उसको अगर हम दूर करने में सफल रहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत की ओर आंख उठाकर देख सके। ये मेरा अपना विचार है। ठीक है डॉक्टर साहब, अमेरिका की बात आई तो मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम भारत और अमेरिका के रिश्तों को देखें, क्योंकि अमेरिका में के बारे में कहा जाता है कि आप एक भरोसेमंद दोस्त नहीं है, अलाई नहीं है भरोसेमंद। कैसे हम देखें कि जिस प्रकार से उसके साथ डिफेंस डील हो रही हैं और कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका जो हैं एक पक्के दोस्त हैं, आने वाले वक्त में बहुत मजबूत संबंध होंगे, लेकिन वही अमेरिका जो कई देशों को धोखा दे चुका है, तो कितना भरोसा करें अमेरिका के ऊपर? कई देशों को धोखा दे चुका है और दे रहा है, लेकिन अब और आगे आने वाले भविष्य का अमेरिका बहुत अंतर है। आप तो कहते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है जी, और मैं कहता हूँ मैं अमेरिका की आबादी बढ़ा रहा हूँ। मेरे स्वयं के परिवार से दर्जनों बच्चे वहाँ जा चुके हैं और आज हर घर से, एक ज़माना था कोई अगर अमेरिका चला जाता था तो ये मानता था कि फॉरेन रिटर्न हो गया, लेकिन आज की तारीख में आप पत्थर फेंकिए, जिस घर पे गिरेगा उस घर का कोई ना कोई अमेरिका में बैठा हुआ है। अभी राष्ट्रपति चुनाव के बीच में जी, आपने रामास्वामी का स्टेटमेंट देखा, बड़े गर्व से कहता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी। डॉक्टर साहब, राजनीति की बात नहीं करता हूं, लेकिन आपने जो पॉइंट कहा, अमेरिका, ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, यूरोप के कई देशों की हम बात करें, तो आज हमारे
आईटीएंस हैं, साइंटिस्ट हमारे हैं, डॉक्टर्स हमारे हैं, क्या नहीं लगता आपको कि एक जो सरकारें बनी पहले, उनके पास एक मॉडल था, एक सोच थी कि हमने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, जिसके कारण आज हमारे बच्चे यूरोप में भी मांग है उनकी, तो एजुकेशन में हमने अच्छा किया तभी तो आज हमें दुनिया बुला रही है। उसका क्रेडिट तो जाता होगा किसी को। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था जी, तब हमारी डिमांड थी क्या, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। मुझे अभी भी याद है कि मैक्सिकन गेहूँ जिसको कि वहाँ पर जानवरों को खिलाते थे, जी, उसकी रोटियां हमको खाना पड़ती पड़ती थी। कपड़ा, मलेशिया कपड़ा एक आया करता था मटमैले रंग का, ओके, वो मिला करता था, कंट्रोल से मिलता था। मुझे बचपन की चीज़ें याद है। और तब समय को और अब के समय को मैं देखता हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब मैं और आगे वाले भविष्य के लिए नज़र पसारता हूँ तो आप कभी सोच नहीं सकते कितना परिवर्तन आने वाला है, और भारत में विशेष करके आने वाला है। आपने कभी सोचा था आज से 25 साल पहले ये मोबाइल जी, जो है हम इससे ऐसी बात कर सकेंगे? जी, मुझे याद है कभी भी हिंदुस्तान के एक शहर से दूसरे शहर में जब हम कभी बात करते थे तो घंटों हमको सीटियों पर बैठना पड़ता था ट्रंका लगाने के लिए। बिल्कुल, और आज क्या है, घर में जो झाड़ू लगाने वाली बाई आती है वो भी जो है मोबाइल से बात करती है। तो देखिएगा, समय टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसके कारण जो धार्मिक अंधता है जी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ओके, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो ज़रूर आएगा। हो सकता है उसके लिए एक दशक हमको इंतज़ार करना पड़े कि जब हम चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे, जब हम मंगल ग्रह का सैर कर सकेंगे, उस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा कि अल्लाह और ईश्वर सब एक है, और ये धार्मिक कुंठाएँ यहाँ के लोगों की बनाई हुई हैं। एक ज़माने में हमारे यहाँ भी कहा जाता था, जी, गया गया सो गए गया, वो लौट कर ही नहीं आता था, और आज लौट के भी आ रहे हैं। आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, चंद्रमा की बात की, मंगल की बात की, क्योंकि आप साइंटिस्ट भी है, स्पेस मामलों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ भी है और मेरी इस सब्जेक्ट में हमेशा रुचि भी रही है। समझना चाहूँगा, क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं मंगल से या चंद्रमा पर जाकर? क्या वाक़ई में इंसानी बस्तियाँ वहाँ पर बस सकती हैं? देखिए, 3 बिंदु हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, पहला तो बिंदु ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जैसा एटम बम बनाना हमारे लिए लाज़मी था, ठीक उसी तरह से अंतरिक्ष में अपना दखलंदाजी करना हमारे लिए बहुत लाज़मी है। ऐसा करने से हमारी जो बेसिक ग्राउंड लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, रिसर्चेस हैं, इनोवेशंस हैं, वो इम्प्रूव होंगे, देश आत्मनिर्भर बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अंतरिक्ष में पहुंचकर हम क्या करेंगे? आदमी को बाहर घुमा रहे हैं। अरे वो इसलिए आवश्यक है कि जिससे हम चंद्रमा पर, वहाँ पर जो एक मटेरियल मिला है जिसमें हीलियम 3 नाम का आइसोटोप है, अगर हम वो सच में यहाँ ले आए तो हमारी ऊर्जा की प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। फिर जो दूसरे ग्रह हैं, अभी तक ग्रह तो हम सिर्फ कुंडलियों में देखने के काबिल थे जी, कि इस लड़के का जो है मंगल ज़्यादा है तो इसकी शादी नहीं हो सकती। अब वो समय आ गया है कि लोग पहचानने लगे कि मंगल के सिर पर तो खुदाई हो रही है, वो यहाँ धरती पर आकर क्या करेंगे। तो जो सृष्टि है इतनी विशाल है कि जो महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को अपने ब्रह्मांड रूप दिखाया था, जी, मुझे ख्याल है कि वो आज अगर टेलीस्कोप से आप देखेंगे तो ब्रह्म रूप आपको दिख जाएगा। बिल्कुल, हम जो आकाशगंगा देखते हैं, 1,00,000 लाइट ईयर्स एक कोने से दूसरे कोने में, 50,000 लाइट ईयर्स ऊपर से नीचे, इसमें 100 अरब सूर्य हैं। हम तो अकेले एक सूर्य पर निर्भर हैं। बिल्कुल, ऐसे कई सूर्य हैं जो हमारे सूर्य से भी सैकड़ों गुना बड़े हैं। और आश्चर्य की चीज़ ये, ऐसी एक आकाशगंगा नहीं है, ऐसी अरबों खरबों आकाशगंगा हैं। हकीकत ये है कि अगर समुद्र में से एक पानी की बूंद निकाल कर आप फेंक देंगे तो आपके कहने के हिसाब से उसके पानी में कमी हो गई, पर नहीं हुई। जी, ठीक इसी तरह से इस पूरे सृष्टि में से अगर हम इस सौर मंडल को निकाल कर फेंक दें तो इसमें कहीं कोई कोई कमी नहीं नहीं आएगी। आएगी। तो ये सृष्टि इतनी जी, विशाल है, इसके बारे में ये सोचना, ये सिर्फ भारतीय जो हमारे विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कोड लैंग्वेज में सूत्रों में जो भर के दे दिया है, आज वो लगभग सही होते चले जा रहे हैं। ये कहना भी गलत है कि वो परफेक्ट हैं, जी, लेकिन उस समय के हिसाब से, उन वो साधनों बहुत के हिसाब से सही बहुत हैं। महत्व। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है जिस पे मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए। आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा चर्चा है।
किस प्रकार से हम देखें, क्या इसका फ्यूचर है? और कहीं ऐसी भी खबरें हैं कि ये एक मानवता के लिए एक बड़ा खतरा भी हो सकता है? मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा ये निश्चित रूप से हो सकता है। जिस तरह से एटॉमिक एनर्जी का मानवता के लिए लाभ है, जी, आज जो पावर प्रोडक्शन हो रहा है, बिजली जो पैदा हो रही है, भविष्य की बिजली न्यूक्लियर फ्यूज़न से होने की संभावना पूरी है और उसका लाभ भी है और नुकसान भी है। नुकसान हमने हिरोशिमा नागासाकी में देख लिया है। जी, और ठीक इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक दरअसल मानव की एक कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी ये है कि हर अच्छी चीज़ का वो पहले दुरुपयोग करना चाहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तलवार की ईजाद जिसने भी की होगी, किसी ने गर्दन काटने के लिए नहीं की होगी। निश्चित रूप से धारदार हथियारों की जो ईजाद हुआ होगा या बंदूक की गोली का ईजाद जिसने किया होगा, वो जो है उसका उद्देश्य कभी नहीं रहा होगा कि इसका ऐसा युद्ध में उपयोग हो। लेकिन बाबर ने उसका उपयोग किया, बिल्कुल डॉक्टर साहब। छर्रे डालकर, बारूद फोड़कर उसने ये किया। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक देव और एक राक्षस। और यही एक कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि अभी तक जो वीडियो गेम हुआ करते हैं, जी, जी, उन वीडियोज़ में हम देख रहे हैं सामने कार भगाते जा रहे हैं, दूसरी बिल्कुल। कार आ रही है। तो ये सब जो है वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल माने काल्पनिक, जी, और लगता है ये वास्तव में हो रहा है। इसका उपयोग डिफेंस में होता है। बिल्कुल। उसमें डिफेंस में क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें आपके हाथ हाँ, में जो है राइफल देकर आजकल और राइफल चला, वो असली वाली गोली चलाने की ज़रूरत हाँ, नहीं है। तो वो जो निशानेबाजी सिखाते हैं और दुश्मन से बचना और उसको मारना सिखाते हैं, ये जो हुआ करता था वर्चुअल रियलिटी। लेकिन अब साइंस और आगे बढ़ गई। अब जो है जिसको कहते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी। अभी तक तो ये था जैसे हम कांच के सामने खड़े होते हैं, जी, हमारा चेहरा हमको दिखता है, तो हम तो रियल हैं, लेकिन हमारी इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज बन रही है, तो बिल्कुल। वर्चुअल रियलिटी हो गई। कांच में चेहरा देखना वर्चुअल रियलिटी हो गई। ठीक है। लेकिन अब जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, उसमें क्या हो रहा है कि मानव शरीर का पूरा ढांचा आपने डेटा में फीड कर दिया। ओके, जैसे एमआरआई से आ जाता है, जी, ऐसा फीड कर दिया और उसकी इमेज यहाँ टेबल पर बना ली। अब उस टेबल में आदमी यहाँ सो रहा है, उसको कैंसर का ट्यूमर कहाँ है, उसकी जो रियल इमेज बन रही है, यानी रियल वर्ल्ड में वर्चुअल इमेज बनाना। अभी तक तो हम वर्चुअल वर्ल्ड में वर्चुअल इमेज बना रहे थे। जी, अब हम रियल वर्ल्ड में वर्चुअल इमेज अगर बना देंगे तो एक आप यहाँ बैठे हुए हैं राजेश जी, आपका क्लोन बगल में बैठा दिख जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ होगा? इसका उपयोग होगा कि मरीज़ को चीरने के पहले डॉक्टर उसकी परतें निकाल कर, जैसे हम प्याज के छिलके निकालते हैं, खोल कर देख लेगा कहाँ पर ट्यूमर है, कितना ही काटना है। और आज की स्थिति में क्या हो रहा है कि डॉक्टर चीरता चला जाता है, हालांकि एडवांसमेंट हो गया है देखने के बाद भी, लेकिन उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाएगा। तो ठीक है। हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान अगर आप करना चाहेंगे तो इस मोबाइल का आज का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो ही रहा है। लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हर चीज़ हो रही है। हर चीज़ हो एक चीज़ और डॉक्टर साहब, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है आने वाले वक्त में कि कभी ऐसा भी हो कि मशीनें इंसान का कहना मानने से इनकार कर दें? अभी आपने देखा है, अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये था कि एक कर्मचारी अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था जी, और रोबोट जो था उसको सिखाया गया था कि उसको पकड़ के दबा के उठा कर इधर रखना। तो कुछ गलती हुई होगी, मानवीय भूल, जी, तो उसने आदमी की गर्दन ही पकड़ कर उठा कर रख दिया, मर गया बेचारा। तो मशीन लर्निंग इज ए थिंग जो कि मानव के आपके जो सोच विचार भावना है वो मशीनों में कभी नहीं आ सकती, फिलहाल नहीं आ सकती। और भविष्य में अगर आ गई तो जैसा कि चीन कर रहा है, चीन ने क्या किया है, चीन के बारे में ये तो कहा जाता है कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत आगे है जी, और उसने लूलू और नाना नाम के 2 बच्चे जो हैं क्लोन पैदा भी कर लिए हैं। जी, उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग से की है। हालांकि उसका उद्देश्य, उनका सोच अच्छा था कि जिन माँ बाप को HIV की बीमारी है, उस HIV के जीन को करेक्ट करके क्रिस्प नाम की एक जो टेक्निक है उसका उपयोग करके उन्होंने जो बच्चे पैदा किए हैं, दे आर फ्री फ्रॉम HIV। जी, तो ये एक पॉजिटिव सोच था, लेकिन उसका दुरुपयोग क्या किया गया?
अब जो है टाइगर के जीन्स को ह्यूमन एम्ब्रियो के जीन्स में इन्फ्यूज़न करके जो बच्चे पैदा करेंगे तो वो ना तो आदमी रहेंगे ना टाइगर रहेगा, क्या बिल्कुल। रहेगा? हाइब्रिड रहेगा। तो वो खतरनाक उपयोग हो जाएगा। और ऐसी पता नहीं वो कहाँ तक सत्य है, पर ये भी कहा जाता है कि चीन का ये प्रयास चल रहा है कि अब वो जानवरों के, खूंखार जानवरों के जीन से ह्यूमन जीन्स में डालकर ऐसे सेना तैयार करे जो दुनिया में हाहाकार मचाए। ये वही तो हुआ जो रावण और राम के ज़माने में हुआ करता था। जी, अब कुछ वैसा ही चीन के बारे में तो कहा जाता है कि हम कोरोना देख ही रहे हैं, 2-3 साल से क्या हालात दुनिया के कर रखे हैं। बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब जो मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या इंसान के दिमाग में भी चिप्स लगाया जा सकता है? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई देशों में प्रयोग हो रहा है कि दिमाग को कैसे तेज करना है, तो उसके लिए एक चिप्स फिट कर दो। देखिए, कितनी ये पॉसिबिलिटी चिप है का उसमें? कॉन्सेप्ट आया वो इसलिए आया है कि ब्रेन में कभी हेमरेज हो जाता है शुगर के कारण जी, या ब्लड प्रेशर के कारण, और हेमरेज अगर बाएं तरफ हुआ है या यहाँ पर क्लॉटिंग आ गया है ब्रेन में, तो दाहिने तरफ का लकवा लग जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ से जो सोच था, न्यूरल एक्टिविटी थी, वो जब आती है और यहाँ आकर वो केमिकल एनर्जी में बदलती है जिससे कि मसल से यूँ हाथ हिलते करते हैं, जी, ये मोशन बंद हो जाता है अगर इधर क्लॉटिंग हो। तो क्या इस सिग्नल को हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए इस चिप्स का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था कि जो न्यूरल नर्व्स जितनी भी हैं, जो कंडक्शन ब्रेन से भेजती थी यहाँ तक, वो कंडक्शन बीच में किसी कारण से रुक गया है, तो उसको बाईपास करने का तरीका निकालने के उद्देश्य से चिप्स बनाने का ये तैयारी की गई थी। लेकिन फ़िलहाल जो जर्मनी में काम चल रहा है, वो लाजवाब काम है। ओके। वो इतना ज़बरदस्त काम है कि जिसकी कल्पना करना आज की तारीख में मुझे पक्का विश्वास है अगले 20-25 साल में वो चीज़ सामने आ जाएगी। ठीक है सर। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने समय दिया और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद डॉक्टर साहब। जय थैंक हिंद, यू। जय हिंद।